चलिए इस वीडियो ये दूसरा वीडियो है विद्युत का। हालांकि देखा जाए तो तीसरा वीडियो है। पहला प्रतिरोध का था, दूसरा हमने लास्ट 10 ही प्रश्न कर लिए। हमने टारगेट रखा था 30 का, लेकिन 10 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाना होता है। जैसा सोचे हो, अगर मैं जल्दबाजी करूंगा खत्म करने के चक्कर में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई जल्दबाजी करने वाले का एग्जाम नहीं क्लियर होता है, उसका प्रश्न क्लियर प्रश्न बस खत्म होगा, एग्जाम तो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम को सही तरीके से आपको क्लियर करना है। यदि दूसरे से एक कदम आगे रहना है तो सीखते हुए आगे बढ़िए। कोशिश करिए सीखने में फोकस रहे। एग्जाम तो निकलना तय है। आप ये सोचोगे कि एग्जाम में सिलेबस कवर करना है, सिलेबस खत्म करना है, तो सिलेबस खत्म करने के चक्कर में एक दिन आप खत्म हो जाओगे। तो सिलेबस को खत्म करना मत चाहो, सिलेबस को सीखना चाहो, तभी जाके कुछ होगा। तो चलिए वही काम करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। शुष्क सेल मैं आपको पूछा था पिछले, अब जिन्होंने कमेंट नहीं किया तो कर दिया करो यार कमेंट, हम भी वेट करते रहते हैं आपके कमेंट का। चलिए, तो यहाँ क्या पूछा है? शुष्क सेल एक तरह का क्या है? तो सूखा सेल आपने देखा होगा, घड़ी सेल, छोटा सा घड़ी सेल रहता है। एक्चुअल में उसमें क्या भरा रहता है? केमिकल्स। ये एक रासायनिक सेल होता है। क्या भरा है इसमें? रसायन। सेल का मैं अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो रसायन क्या है, रासायनिक सेल क्या है? इसमें रसायन भरा है। अब रसायन क्या होगा? रसायन रासायनिक ऊर्जा जो है, इस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? इसमें क्रिया होके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कुछ नहीं है, बस इतना ही। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, कब तक बदलेगा? जब तक उसमें रसायन सही है। तो रसायन धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा को देते जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे किस में बदल गया? पूरे विद्युत ऊर्जा में। एक दिन ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, तो सेल आपका खत्म हो गया। बोल दो ना, सेल उड़क गए। तो सेल जो खत्म हुआ, डिस्चार्ज हो गया। अब इसको पुनः चार्ज नहीं कर पाओगे आप। इसको आप क्या नहीं कर पाते हो? अगर अगर ये रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, तो रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, तो यही रिचार्जेबल नहीं है, तो इसी को आप क्या बोलते हो? प्राथमिक सेल। बस, और कुछ नहीं। तो प्राइमरी सेल क्या होता है? रिचार्जेबल नहीं होता है। और वहीं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है? रिचार्जेबल। तो आपके मोबाइल में जो बैटरी लगा है वो बैटरी है आपका सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल है। बाद में आया ना, इसलिए इसको द्वितीयक सेल कहा। पहले तो यही बैटरी था जिसको आप चार्ज नहीं कर पाते, एक बार खत्म मतलब फेंको, यूज करो और थ्रो, यूज एंड थ्रो बोलते हैं ना, वैसा है। जैसे आपकी घड़ी का सेल है, उसको चार्जिंग नहीं किया जाता है, उसको एक बार यूज किया तो फेंक देते हो आप, तो वो है आपका प्राइमरी सेल। और जिसको आप रिचार्ज करते हो 2 बार 3 बार, आपका बहुत दिन तक यूज करते हो, वो होता है आपका द्वितीयक सेल। तो इसमें आप देखोगे तो शुष्क सेल, सूखा सेल है ये। सूखा सेल एक क्या होता है? सूखा सेल प्राइमरी सेल होता है, जिसको आप एक बार यूज किए मतलब वो खत्म हो गया है उसका रसायन, इसका मतलब है वो दोबारा चार्ज नहीं होगा, प्राथमिक सेल है। ठीक है सर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हमने पढ़ा था कि अगर आप यहाँ एक बैटरी लगाते हो, एक सेल लगाया इस परिपथ में, यहाँ एक सेल लगा दिया मैं, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है, मान के चलो इसमें 1.5 वोल्ट का है। ज्यादातर जो आपका घड़ी सेल है वो 1.5 वोल्ट का रहता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब 1.5 वोल्ट का अर्थ क्या है? 1.5 वोल्ट है तो होगा क्या? ये जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, क्या करता है? आकर्षित करता है। और उतना ही ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है माइनस, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा और पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इधर खींचेगा, और निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में देखो, इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है प्लस की तरफ। इसके जस्ट उल्टा आपका धारा बहता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टी दिशा में हम क्या देते हैं? धारा को। कहने का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा बहेगा। क्यों धारा बहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आकर्षित हुआ। अब ये आकर्षित हुआ क्यों? ये इसमें एक बल लगा है, एक बल। ये एक बल कैसे लगा? जितना आप यहाँ, जितना वोल्टेज का आप सेल लगाओगे, जितना वोल्टेज डिफरेंस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। उसी बल का नाम है विद्युत। विद्युत का वाहक है ये। विद्युत का वाहक कहने का मतलब ये बल ही है जिसने विद्युत धारा फ्लो करवाया, ये बल ही है जिसने इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए मजबूर किया, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है। कि दो जगह अगर वोल्टेज डिफरेंस हो जाए, कि यहाँ अगर मैं 10 वोल्ट कर दिया और इधर 0 वोल्ट है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, यदि ये बीच में इसको वायर से कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट और 0 वोल्ट को, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है वो इलेक्ट्रॉन किधर खींचे चले आएंगे? 10 वोल्ट की ओर, क्योंकि उसमें अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव की ओर उसमें क्या लगना चालू हो जाएगा? बल लगना चालू हो जाएगा, फोर्स। इसी को, इसके कारण विद्युत वाहक, इसलिए इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ देख लो भैया, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? दोनों टर्मिनलों के बीच बल है क्या? नहीं।
हो सकता है, लेकिन इससे भी बेस्ट आंसर हो सकता है। तो मैंने बोला है प्रश्न का मतलब यही बस प्रश्न नहीं है जो लिखा है, चारों ऑप्शन प्रश्न का ही हिस्सा होता है। तो पहले पूरा पढ़ा करो प्रश्न को। ठीक है सर। बंद परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच उल्टेता है। हाँ, ये भी, ये इससे ज्यादा बेस्ट लग रहा है। खुले परिपथ, खुला परिपथ में नहीं भैया, बंद परिपथ में ही आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हो। सेल की प्लेटों के बीच नहीं, धारा नहीं है वो। तो यहाँ देखोगे तो क्या बल है कि वोल्टता है, तो मैंने बताया है ये वोल्टता है। तो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक क्या होता है, वोल्टेज होता है जो कि किसी दो टर्मिनल के बीच में रहता है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, वोल्टेज है, ना कि वो केवल बल है, बल नहीं है, वोल्टेज है। इस वोल्टेज के कारण, इस विद्युत वाहक बल के कारण बल उत्पन्न होता है। ये विद्युत वाहक बल खुद में बल नहीं है, विद्युत वाहक बल एक वोल्टेज डिफरेंस है, इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण बल उत्पन्न होता है। तो वो कारण है, क्लियर है। तो एक कारण है, बल तो बाद में हुआ है, तो ये बल नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज है, वोल्टता है, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है सर। एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर के त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में लिया जाता है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। ABCD है आपके पास। सर आपने कुछ तो बताया था, हमको याद है। ठीक है सर, आपने लगा दिया शून्य, बहुत अच्छा किया। अगर 100 क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 90% चांस है, अगर सब में शून्य है तो 90% ये है कि शून्य ही आंसर होगा। तो सर मैं हर बार बताया हूं कि अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो 4 ऑप्शन है, अगर शून्य उसका आंसर नहीं है ना, तो कभी भी 4 ऑप्शन में शून्य डालने का विचार कभी आता नहीं है कि चलो एक ऑप्शन शून्य बना दे। शून्य तभी डालते हैं जब उसका आंसर शून्य हो, मतलब बाकी समय शून्य याद नहीं आएगा आपको। शून्य कब याद आता है, जब सही में शून्य ऑप्शन में रहना चाहिए। तो इसका मतलब है सर 90% चांस है कि अगर शून्य लिखा है तो शून्य ही आंसर होगा। तो यहाँ आप तुक्का मारते शून्य तो आपका सही हो जाता है। तो ऐसे पेपर में अगर कहीं शून्य है, ये ध्यान में रखना कि आंसर पता है तो जबरदस्ती शून्य को मत लगा देना, जो सही आंसर है उसको लगाना। लेकिन अब तुक्का मारना अच्छा यार, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो एक रिस्क लेके आ सकते हो आप, शून्य को ही लगा के आ जाओ। चांस है कि 90% वो क्वेश्चन सही हो जाए, 10% तो भगवान के हाथ में है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश के चारों ओर, देखो ये 10 कूलाम आवेश है, इसके चारों ओर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। अब ये विद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ, तो मैंने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र, यहाँ वोल्टेज देखोगे, यहाँ भी वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज, तीनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दूरी सेम है। यहाँ से क्या सेम है, दूरी समान है, मतलब सेम होगा। और ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ कहलाता है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर गोलाकार जो क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र ले लो, समान दूरी में है, मतलब उसमें बल भी समान लगेगा उसका। कुछ भी बल है, मान के चलो यहाँ 2 कूलाम का आवेश रखे हैं, यहाँ भी 2 कूलाम का आवेश रखो, यहाँ भी 2 कूलाम का आवेश, सब में बराबर बल लगने वाला है। सब में क्या लगने वाला है, बराबर बल, क्योंकि आपने जो दूरी लिया है वो कितना लिया है, सब तरफ 3 मीटर त्रिज्या का। ये कहलाता है समविभव पृष्ठ, मैं बताया था ये समान विभव वाला क्या है, पृष्ठ। अब समान विभव है सर, जब विभव चेंज करोगे तब आपका कार्य अलग होगा, या विभवांतर आएगा तभी जाके आप कार्य करोगे। जब विभव सेम है मतलब आप उसी रास्ते में चल रहे हो बिना कुछ किए। यहाँ मतलब आपको कुछ कार्य करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ विभवांतर 0 है। आप जो फार्मूला पढ़ते हो वो फार्मूला क्या होता है कि आवेश पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ हमको क्या पूछा है, कार्य पूछा है, तो Q और क्या हो जाएगा V। लेकिन जो विभवांतर है वो तो 0 है ना भाई, तो कार्य भी क्या हो जाएगा आपका, 0 से कुछ भी गुणा करोगे तो क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि यहाँ अगर विभवांतर और यहाँ है, दोनों सेम है, विभवांतर 0 है, विभवांतर 0 मतलब कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। अगर फार्मूला से पूछो, और मैं इसको कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया, तो ये ध्यान में रखोगे। और ये W कार्य बराबर Q होता है, ये आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। तो इसको ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कार्य। क्यों भाई, क्यों करूं मैं कार्य, क्यों भी करूं, क्यों भी करूं कार्य, क्यों भी करूं, कार्य करो। कोई बोल रहा है कि आपको कार्य करो, क्यों भाई मैं क्यों करूं, क्यों भी करूं, क्यों भी करूं, क्यों भी करूं। तो कार्य बराबर क्या होता है, क्यों भी होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद तो होगा ही। निम्नलिखित में से किस घटना, सॉल्व करो इसको, पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो। निम्नलिखित में से किस घटना कार्य में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत जनरेट होता है चुंबक के कारण। चुंबकीय प्रेरण से विद्युत जनरेट होता है, ये किसने बताया था, फैराडे ने। हमने इसको क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो फैराडे ने क्या बताया, चुंबक
कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आप चालक तार को हिलाओगे उसके लंबवत, तो वहां क्या होगा, लंबवत अगर उसी के धारा की दिशा में होगा तो फ्लक्स को नहीं काटेगा। जब वो लंबवत फ्लक्स को काटता है उसमें मैक्सिमम धारा क्या होता है, जनरेट होता है। तो कुल मिला के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है वो क्या है, संचायक सेल। ये नहीं है सर संचायक सेल, तो उसका रासायनिक प्रक्रिया है। कच्चे लोहे के एक टुकड़े को, हाँ सर लोहे के एक टुकड़ों को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करते हैं। हाँ याद करो, ये लोहा का टुकड़ा हो गया। ये लोहा का टुकड़ा में हम लोग क्या करेंगे, देखो परिनालिका बनाएंगे। ये बना दिया मैं, परिनालिका में लपेट दिया, और इसमें अगर धारा फ्लो करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। हाँ सर ये क्लास में आपने बताया था। तो क्या कच्चे लोहों का आप धारा परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण यूज किया। हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण यूज किया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यूज हुआ है इसमें। तो ये ध्यान में रखना, कच्चे लोहे के टुकड़े से धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में आप क्या यूज करते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यूज करते हैं। ठीक है सर। 5 वोल्ट विभवांतर के कितना दिया, 5 वोल्ट आपने V का मान दिया विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, आपको क्या दिया है, आवेश का मान दिया है और V का मान दिया है, पूछा क्या है, कार्य। तो अभी बताया कोई कार्य करने बोल रहा है तो बोलोगे क्यों भी, क्यों करूं मैं, क्यों भी, क्यों भी, क्यों भी, क्यों करूं, क्यों, क्यू का मान कितना दिया है आपका 2 कूलाम, और वोल्टेज का मान दिया है 5 वोल्ट, एकदम सरल था। तो W का मान 5 दूने 10 जूल, 10 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है कूलाम में ना, एक कूलाम का मान निकालना है आपको। लेकिन आपको उल्टा पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान पता है कूलाम में। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आवेश में आओगे तो 1.619 हो जाएगा। याद है कि नहीं है, 1.6 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 मतलब 19, लेकिन माइनस में रहेगा। ये होता है कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा क्या होगा, 10 की घात ऋण 19 कूलाम। हमको क्या चाहिए, एक कूलाम का मान चाहिए। एक को रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करो। एक इधर है उसको रखो, बाकी सब गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक बटा क्या हो जाएगा, 1.6 10 की घात ऋण 19। ये इलेक्ट्रॉन आ गया ना इलेक्ट्रॉन में, कि एक कूलाम का मान कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको सॉल्व करना है, करो भैया सॉल्व। तो यहाँ देखोगे तो ये है 1.6। अगर मैं ये पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, जीरो। जैसे अगर 1.6 होता तो 1.6 ऊपर में है तो नीचे में क्या हो जाता, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक जीरो, नीचे में मैं हर में करता, हर में रहता है तो अंश में जीरो बढ़ता है, अंश में रहता है दशमलव तो हर में जीरो बढ़ता है। तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, ये गणित है, बेसिक आपको पता रहना चाहिए इतना। तो 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.6 को 16 लिख दिया, दशमलव के बाद एक है, एक अंक है, इसलिए मैं एक जीरो ऊपर में चढ़ा दूंगा। ठीक है सर। 10 की घात ऋण 19 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में होता है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 16 को आप सॉल्व करोगे तो कितना बार जाएगा, पहले तो आप इसका ये कर सकते हो, एक जीरो, 19 है तो एक जीरो इसको दे दो, इससे क्या होगा 100 को भाग देना आसान हो जाएगा। तो मैं एक जीरो इसको दे देता हूँ, 100 बटा क्या कर देता हूँ 16, और इधर एक जीरो कम कर देता हूँ। ये एक कूलाम है, तो एक कूलाम का मान देख लो आप, 16 छक्के क्या हो जाएगा 96, 16 छक्के 96। अब क्या होगा, दशमलव कितना बचा, 4, 4 बचा तो 16, 16 शून्यम शून्य हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या, तो 16 छक्के क्या हो गया 96। अब 16 छक्के 96 मतलब 4 बचा तो जीरो हो जाएगा, 16 16 दोने क्या हो जाएगा 32, फिर 8 बचेगा, 4 बचा 8 बचा 8 बचेगा तो 16 85, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो बस 6 से दिखते ही आप यहाँ लगा सकते थे, दोनों को काट सकते थे। और इधर 18 दिख रहा है, इधर 23 दिख रहा है, तो 18 वाला ही तो आंसर होगा, 23 कहाँ से लाओगे यार, बिना भाग दे भी आप आंसर ला सकते थे, मैं भाग दे के देख रहा था। बाकी बाई ऑप्शन जाओगे तो जल्दी बन जाता। ठीक है सर। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थ, अर्थ से जोड़ देते हो। तो हमने पढ़ा था ये अगर अर्थ है, अर्थ कैसे दिखता है, जीरो जैसा। तो इसका जो विभव होता है, अर्थ का विभव, वो हमेशा शून्य होता है। इसका विभव क्या होता है, जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, 0 वोल्ट। सर 0 वोल्ट का अर्थ क्या है, इसको कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी आवेश दे दो, इसका विभव कभी नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ा है पृथ्वी, अब बहुत बड़ा है तो कितना भी आवेश दे दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग लगाते हैं। जैसे घर है तो घर में ये फेज है, लाल रंग का फेज में थोड़ा गुलाबी जैसा ये फेज है, और ये आपका न्यूट्रल है मान के चलो। अब इससे कोई परिपथ चल रहा है
तो होता क्या है, परिपथ में आपने कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन कभी कभी परिपथ का वायर टच हो जाता है और पूरा देखो आवेश फैल गया इस परिपथ में। तो हम क्या करेंगे, एक अर्थिंग निकालेंगे यहाँ से और ये अर्थिंग को अर्थ में डाल देंगे, अर्थिंग को अर्थ में गड़ा दिया। ये चालक तार का कॉपर प्लेट का बना रहता है, तांबा का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि तांबा अच्छा चालक होता है और तांबा चालन से पूरा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो कहाँ फैला है आपके बॉडी पर, जैसे कूलर, वो स्टील का कूलर बना है, चादर का कूलर बना रहता है, उसमें अगर बाई चांस कहीं से टच हो गया वायर, अब पूरा करंट उस कूलर में, अगर उसको टच करोगे तो आपके बॉडी से करंट कहाँ जाएगा, अर्थ में, क्योंकि अर्थ तो सोखने वाला है पूरा इलेक्ट्रॉन को। तो आपके बॉडी में तो प्रतिरोध है ना, कुछ भी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है, ज्यादा प्रतिरोध है कि नहीं है, तो उससे कम प्रतिरोध वाला हमने तार लगा दिया, जिससे पूरा जो इलेक्ट्रॉन है उस तार से होते हुए कहाँ चले जाए, पूरा तार कहाँ चले जाए, पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए, पृथ्वी में, पृथ्वी सोख लेगा, अर्थिंग, इसी को अर्थिंग बोलते हैं। ताकि ये जो उपकरण है ये भी बच जाए, उपकरण भी जलने से बच जाएगा, और कोई है जो जलने से बच जाएगा, मतलब सर आप भी जलने से बच जाओगे, इसलिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो अर्थिंग क्या होता है कि हम लोग एक कॉपर तार से अर्थ में क्या कर देते हैं, गड़ा देते हैं, जिससे जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त भार है, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसी बॉडी में, वो इलेक्ट्रॉन वहां से होते हुए, अर्थिंग से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि उससे प्रतिरोध बहुत कम रहता है तार में। हम बहुत कम प्रतिरोध मतलब तांबा का तार यूज करते हैं, तांबा प्लेट यूज करते हैं, जिससे प्रतिरोध क्या रहे, यहाँ कम रहे। याद रखना यहाँ प्रतिरोध को आपको क्या रखना पड़ेगा, कम, प्रतिरोध का कम यूज करना पड़ेगा, प्रतिरोध कम रहेगा तभी तो इस तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन साइंस से जाएगा, नहीं तो आपके बॉडी से जाएगा यार, उसको जो जहां प्रतिरोध कम मिलेगा वहीं से भागता है वो, जहां ट्रैफिक कम है वहीं से जाएगा ना यार। तो ट्रैफिक कम वाला, कम प्रतिरोध वाला आपको क्या लगाना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा, ताकि सभी इलेक्ट्रॉन वहां से होकर सीधे पृथ्वी में चले जाए और पृथ्वी उसको सोख ले, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है अब इसमें थोड़ा आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है, आपको करंट से बचाना है, बेसिक वगैरह है। तो जमीन से धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करना, प्रतिरोध प्रदान करना कि कम करना, अभी वही वाली बात हो गया, प्रतिरोध को कम करोगे तभी तो जाके इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, प्रतिरोध को बढ़ा दोगे तो उधर से इलेक्ट्रॉन को जाएगा भाई, आपके बॉडी से नहीं चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अधिक प्रतिरोध नहीं। जमीन में धारा प्रवाह के लिए, हाँ जमीन में हम धारा प्रवाह करना चाहते हैं, उसके लिए हमको कम प्रतिरोध प्रदान करना होगा। तो ऑप्शन क्या बेस्ट है आपका, बी ऑप्शन। दूसरा में क्या बोला है देखो, उपकरणों को उच्च धारा, भाई उच्च धारा प्रदान करना ये है ही नहीं अर्थिंग का काम। उपकरणों को क्या बोला है, उपकरणों को उच्च उल्टता प्रदान करना ये भी काम नहीं है, काम है सेफ्टी का, कि धारा पूरा कहाँ चले जाए, पृथ्वी में, और धारा पृथ्वी में जाने के लिए हमको प्रतिरोध को कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि उस रास्ते क्या हो जाए, धारा पूरा पृथ्वी में चले जाए जो एक्स्ट्रा धारा चली गई है। चलिए ठीक है। सेकेंडरी सेल, इसको मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंडरी सेल जिसका क्या हो सके, अभी बताया था मैं, याद करो जल्दी से आंसर बताओ। प्राथमिक सेल होता है जो शुष्क सेल, जैसे कि उसको रिचार्जेबल नहीं किया जा सकता, जैसे घड़ी का सेल, वो है प्राथमिक सेल। वैसे ही आपका मोबाइल का जो बैटरी है उसको रिचार्ज कर सकते हो, तो रिचार्जेबल सेल क्या होता है आपका, सेकेंडरी सेल, तो जिनका पुनर्भरण हो सके, पुनर्भरण मतलब फिर से आप उसको भर सको, फिर से उसको चार्ज कर सको, ये होता है आपका सेकेंडरी। पुनर्भरण नहीं हो सकता, वो है आपका प्राइमरी सेल। 10 वोल्ट, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो सिर्फ एक बार उपयोग में लाए वो तो प्राइमरी सेल था। तो बी और डी एक ही जैसा है, देखो पुनर्भरण नहीं हो सकता इसलिए उसको एक बार ही लाओगे, तो ये दोनों किसका है उदाहरण, आपका प्राइमरी सेल का। तो सेकेंडरी सेल का क्या होता है, पुनर्भरण हो सकता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध आर की उसकी लंबाई और निर्भरता, हमको पता है एकदम सरल है, क्लास में हमने पढ़ा है। प्रतिरोध जो है एल के डायरेक्ट और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लो यार, आर के डायरेक्ट क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो क्या हो जाएगा ये, वर्ग वगैरह नहीं होता है, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। वह परिघटना जिससे किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है। एकदम सरल, हमने इसको ट्रांसफार्मर में भी यूज किया था, कि अगर यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, यहाँ क्या जनरेट होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दूसरे वाले जो प्रणालिका है उसमें क्या जनरेट कर देता है आपका विद्युत धारा, इसमें क्या जनरेट हो जाता है विद्युत धारा। तो ये किसके कारण हुआ, चुंबकीय प्रेरण के कारण यार। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत का चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न करना किसके कारण हुआ, चुंबकीय प्रेरण के कारण। एकदम सरल था ये। तो ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा पूछे कि धारा क्यों उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, दूसरे चालक में धारा कैसे उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रेरण से, ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3 तांबे के तारों की लंबाई, अब ये कंपेयर किया गया है कि लंबाई एल है, एक तार में लंबाई क्या है, एक तार में लंबाई है एल और मोटाई क्या ले लिया है, ए ले लिया है। ठीक है सर, अब लंबाई को डबल कर दिया, लंबाई को डबल कर देता हूँ मैं, और मोटाई को आधा कर दिया। ठीक है सर, मोटाई को आधा कर दिया, लंबाई को डबल 2l और मोटाई को आधा a/2। इसके बाद क्या कर दिया, अब लंबाई को आधा कर दिया और मोटाई को डबल, लंबाई को क्या कर देंगे आधा, ये लंबाई को आधा मोटाई को डबल, l/2 कर दिया। देखो पहले से मैं आधा कर दिया हूँ और a को क्या कर दिया 2a। अब बच्चा भी बता देगा क्योंकि मैं क्लास में अच्छे से समझाया हूँ कि आप कहाँ आसानी से दौड़ पाओगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से दौड़ पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से दौड़ पाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से हेल्पफुल दौड़ पाएगा। 3 ही इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, तो सबसे ज्यादा उसको आसान होगा यहाँ, चौड़ा रास्ता है, रास्ता छोटा है और चौड़ा है, मतलब सबसे कम प्रतिरोध कहाँ मिल रहा है आपको, तीसरे वाले में, जहाँ क्या है उसका चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई क्या है कम है। दिख रहा है l/2 और 2 है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या था 2a वाला, कि अगर मोटाई हम बढ़ा दें तो वहां प्रतिरोध क्या हो जाएगा न्यूनतम। इसका एक तरीका ये था कि प्रैक्टिकल कर लो आप। दूसरा तरीका क्या है, आप मान लो यार एल को मैं मान लेता हूँ 10 ओम 10 मीटर और ए को मान लेता हूँ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होता है आर बराबर क्या होता है l/a, तो 10/10 कितना हो जाएगा 1 हो गया पहला प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोध निकाल लो, दूसरा प्रतिरोध क्या करना है, एल को क्या करना है मेरे को दूसरा में 2l करना है, एल को 2l कर दो यार, 2l मतलब 2 गुणा 10 और a/2 करना है, a/2 मतलब 10/2 कितना हो जाएगा अब 20/5, 5 चौक 20, इसका आया 4 ओम, इसका आया 1 ओम। इसके बाद फिर से क्या करना है मुझको, लंबाई को आधा करना है, लंबाई को आधा कर दो यार, तो 10/2 करना है और मोटाई को डबल कर दो, तो 2 गुणा क्या करना है 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5/10 दूने 20, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बहुत कम आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 5 एकम 5 5 चौक 20 0.25। देखोगे तो यहाँ सबसे कम प्रतिरोध कहाँ आ रहा है आपके तीसरे वाले में, तीसरा वाला मतलब l/2 और 2a, तो 2a वाला में क्या हो जाएगा आपका सबसे कम प्रतिरोध। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे कुछ मानकर, तो कुछ मानकर निकाल लो या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ऐसे भी देख सकते थे, एकदम सरल है। एक संधारित्र, संधारित्र मतलब जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में ऐसे क्या रहता है, दो चालक रहता है जिसको आप बैटरी से या फिर क्या देते हो करंट देते हो आवेश, तो यहाँ से आवेश निकलेगा, आवेश निकलेगा, आवेश निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आवेश देगा, तो यहाँ आवेश बढ़ेगा और यहाँ आवेश बढ़ेगा, तो आवेश कब तक रखेगा, जब ये क्या होगा चालक, क्या होगा चालक प्लेट होगा। तो दो चालक प्लेट होते हैं, एक संधारित्र में क्या होते हैं दो चालक समांतर प्लेट होते हैं, तो यहाँ होना पराविद्युत नहीं होता, एक पराविद्युत डाल सकते हो आप बीच में, यहाँ जो रहता है बीचों बीच वो शार्ट ना हो इसलिए आप क्या यूज करते हो पराविद्युत, और ये अच्छा काम करता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में। तो कुचालक नहीं होता, अर्धचालक नहीं होता है, प्लेट जो होते हैं दो चालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, तो हमको पता है सर कि अगर विद्युत ऊर्जा दोगे, विद्युत दोगे और आपको यांत्रिक करना है घुमाना है, तो जब आपने करंट दिया और घूम गया वो क्या है भैया मोटर, करंट दिया और घूम गया वो क्या है मोटर, कि विद्युत दिया, विद्युत ऊर्जा जो है उसको किस में बदल दिया यांत्रिक ऊर्जा में, इसका अर्थ है कि मोटर है, जैसे पंखा है एक मोटर है, कि आपने उसमें जैसे ही आपने विद्युत धारा चालू किया वो घूमना चालू किया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, एकदम सरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाता मोटर हो जाता, विद्युत मोटर। इसका उल्टा क्या होता है जनित्र, कि आपने उसको घुमाया, आपने क्या दिया उसको यांत्रिक ऊर्जा, घुमाया मतलब क्या दिया यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा दिया घुमाया, तो घूमने के बाद उसने क्या किया जनित्र है, क्या जनित्र है जनरेटर है, तो क्या जनरेट कर दिया विद्युत ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा बनाने वाला कौन है जनित्र, और यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला कौन है मोटर। एकदम सरल है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नियम डीसी मोटर में लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने के लिए, तो हमने कई बार पढ़ लिया है, मोटर है तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और जनित्र है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैं कई बार बता दिया। दिष्ट धारा की आवृत्ति एकदम सरल है, अगर एसी की आवृत्ति पूछे, एसी जो हमारे घर में आता है घरेलू, तो घरेलू आवृत्ति होता है कि वो 1 सेकंड में कितना चक्र कंप्लीट कर लेती है, 1 सेकंड में, ध्यान रखना 1 सेकंड में वो 50 चक्र कंप्लीट कर लेती है, तो इसी को बोलोगे आप 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब 50 चक्र
प्रति सेकंड। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड। जो आपके घर में आता है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज का करंट आता है, एसी करंट। क्योंकि एसी करंट आपका दिशा बदलेगा, और वो दिशा कितना बार बदलता है? वो 50 बार, 50 चक्र कंप्लीट करेगा। और हर चक्र में कितना बार आपका लाइट जीरो होता है? लाइट में धारा है जीरो होता है 2 बार। यहाँ से चालू हुआ, एक बार जीरो, 2 बार जीरो, फिर यहाँ से चालू हुआ, एक बार जीरो, 2 बार जीरो। तो एक चक्र ये है, एक चक्र में करंट कितना बार जीरो हुआ? 2 बार। और ये कितना चक्र है? 50 चक्र। तो 50 गुणा 2, 100 बार आपका करंट क्या होता है? जीरो होता है। और जीरो होने के कारण 100 बार बंद होता है आपका लाइट, और 100 बार क्या होता है? बंद हुआ है तो 100 बार चालू भी होता है। 100 बार बंद चालू होता है आपका लाइट। इस लेकिन हमारा आंख का दृष्टि स्थायित्व क्या होता है? 1/16 सेकंड। जब तक बंद हुआ है आपके रेटिना में 1/16 सेकंड तक प्रकाश चमक रहा होता है। जब तक पहले वाला प्रकाश चमक रहा था, दूसरा वाला प्रकाश बंद होके फिर चालू हो गया। इतना कम समय में, 1 सेकंड में सोचो 100 बार बंद चालू हुआ है। और उतना हम लोग सामान्य आंख से उसको समझ ही नहीं पाते। जब तक पुराना प्रकाश हटता रेटिना से, तब तक नया प्रकाश फिर से आ गया, फिर से चालू हो गया, फिर से बंद, फिर से चालू। 1 सेकंड में 100 बार हो रहा है। तो हमारा जो रेटिना है, जब तक प्रकाश दूसरा वाला नहीं गया था तब तक दूसरा प्रकाश आ गया, दूसरा नहीं गया था तब तक तीसरा प्रकाश चालू हो गया। एक ही सेकंड में 100 बार हो रहा है, मतलब समझ सकते हो। इसलिए रेटिना में हमेशा प्रकाश बना रहता है। इसलिए हमको लाइट क्या दिखता है? कंटिन्यू जलते हुए। लेकिन वो लाइट को अगर आप इतना स्लो कर दो तो पता चलेगा कि वो 100 बार बंद हो चुका है 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि एसी जो है आपका 50 हर्ट्ज का है। तो अगर आवृत्ति पूछे आपके घर का, फ्रीक्वेंसी पूछे तो 50 हर्ट्ज। अगर आपके घर का वोल्टेज पूछे तो लगभग 220 से 240 वोल्ट के आसपास आपका करंट आता है। ठीक है सर, हमको डीसी का बता दो, डीसी में आवृत्ति कितना होता है? बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो 0। डीसी में क्या होता है आपका? डीसी कभी भी चक्र कंप्लीट करता ही नहीं, कभी भी क्या नहीं करता? एक चक्र कंप्लीट करेगा नहीं। और जब एक चक्र भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो शून्य होता है। क्योंकि चक्र कंप्लीट करेगा वही उसका क्या है? आवृत्ति। कितना बार आप 1 सेकंड में डांस करते हो? ये 50 बार डांस कर लिया 1 सेकंड में, आपने एक भी नहीं किया, एक भी चक्र कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं। अब एक भी चक्र कंप्लीट नहीं, मतलब यहाँ शून्य होता है आपका क्या? फिर से वही वाली बात, अगर तुक्का मारते तो आराम से मान लेते। अभी तक देखो मैं 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, कभी भी शून्य नहीं मिला है आपको कोई भी ऑप्शन में। लेकिन वही जहां ऑप्शन में शून्य मिला, जहां उसका आंसर ही शून्य होना था। ये मैं और कितना ही प्रूफ करूं मैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों। अब यहाँ लग गया कूलाम का नियम कि एक गोला ये Q आवेश है, ये दूसरा गोला Q आवेश है। दोनों के बीच में क्या लगेगा? अगर दोनों क्या है? प्लस प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। वो उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोर्स क्या होता है? विद्युत स्थिरांक Q1 Q2 बटा क्या होता है? R। और हमको पता है R स्क्वायर। विद्युत स्थिरांक कैसे होता है? विद्युत में अगर आपको करंट लगेगा तो नाना याद आएगा या नानी याद आएगी? तो नानी याद आएगी या नाना याद आएगा? ना ना, ऐसे पढ़े थे। तो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है किसका मान? विद्युत स्थिरांक का मान। तो नाना याद आएगा, ऐसे करके याद किए थे ना ना। कब? जब विद्युत लगेगा, करंट लगेगा, तो क्या याद आ जाएगा? नाना याद आएगा। नाना से 9 9। अब इसी को मान रख दो यार। तो 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना दिया है? देखो 2 गुणा 10 की घात ऋण 7, 2 गुणा 10 की घात ऋण 7। Q2 मान दिया है 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 पूरा का बटा 30 सेंटीमीटर। फिर से वही वाली बात कि हमको क्या करना है? 30 सेंटीमीटर में रख ही नहीं सकते, ऐसा ही मात्रक में रखना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको कनेक्ट करो। 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? देखो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर। इसी को बोल सकते हो 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो इधर लिख दिए ना 100 को। तो अब इसी को आप हल करोगे तो 30 गुणा सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकता हूँ? 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो मैं यही रखूंगा, क्या रखूंगा? 30 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। अब जो कट रहा है उसको कटाओ यार। देखोगे तो यहाँ क्या कट रहा है? ये पहले तो एक जीरो मैं इसके साथ कटा देता हूँ, यहाँ ऋण 2 है तो ये हो जाएगा आपका 1 जीरो खत्म। अब ये ऋण 10 है, उसका के मतलब क्या होता है? 10 की घात 2। तो यहाँ 10 की घात 2 में से 1 जीरो कट जाएगा ना, तो वही कटा दिया मैंने 1 जीरो। अब 1 जीरो कटा दिया तो यहाँ क्या बचा है? 10 की घात ऋण 1। और यहाँ से मैंने 3 कटा दिया। कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको कटा दो भी।
यहाँ से 10 की घात 9 है और यहाँ 10 की घात ऋण 7 है, तो 9 ऋण 7 ऋण 7। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा आपका 2, कितना बचा 2, और उधर 2 बचा है ना। हाँ गलती कर दिया मैं, ऐसे ही होता है यार, कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख दिया। 2 का घात 2 10 की घात ऋण 7 और 3 10 की घात ऋण 7। ठीक है सर। उसके बाद क्या है आपका, वायु में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर, वो बहुत बड़ा मिस्टेक हमने किया है। आर स्क्वायर है भैया, हमने आर स्क्वायर रखा ही नहीं है। चलो आर स्क्वायर रखो इधर। तो सबसे पहले मैं यहाँ आर स्क्वायर लगता हूँ। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पहले इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो 10 की घात ऋण 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1 बटा क्या है ये 100 है, 1/100 आया था सेंटीमीटर को, 1/100 ये जीरो कट जाएगा। 3 बटा क्या है ये 10 है, 3/10। लेकिन ये क्या है आर का मान था, हमको आर स्क्वायर रखना था। तो आर स्क्वायर रखोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा और 1/10 का वर्ग हो जाएगा, ये मीटर में आप रखोगे तो 3/10 का वर्ग लिख दिया मैंने। अब ये 3/10 3 का 9 वर्ग हो जाएगा और ये 9 कनेक्ट कट जाएगा। अब यहाँ से 9 है तो 9 ऋण 7 और ऋण 7, और ये 10 का घात ऋण 2 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 का घात ऋण 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा धन 2। तो सबको एक साथ लिख दो भैया, ये हो गया 3 दूने 6। अभी नहीं कटेगा ये 3, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 9 को मैं इधर से कटाया हूँ। ठीक है, तो 3 दूने क्या हो जाएगा 6। अब इधर 9 है और इधर 2, 9 2 11, 11 में 7 गया कितना आ जाएगा। कहने का मतलब इधर हो गया आपका 11 और ऋण में हो गया 14, तो 10 की घात क्या हो जाएगा आपका ऋण 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो यार, 6 × 10 की घात ऋण 3 मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है। ये अच्छा प्रश्न था। तो न्यूटन आपका कूलम्ब्स लॉ लगाने आपको आना चाहिए, ऐसे ही आपको क्या लगाना है, कूलम्ब्स लॉ लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा मिस्टेक मत करना। ऐसी मिस्टेक हो जाता है अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं किया है। तो सर आपने भी नहीं किया है, हो जाता है यार। अब क्या है, थोड़ा नींद लग रहा है, बहुत रात हो गया है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। चलो लेंस का नियम क्या होता है, तो लेंस का नियम यह है, एकदम बेसिक सा नियम है, ध्यान से समझना कि यहाँ अगर कोई कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है। अब ये जो कुंडली है ना, अब इस कुंडली में अगर मैं ऐसे लेता हूँ, इस कुंडली में, कुंडली के पास में ये है कुंडली, ये कुंडली चालक है, ये क्या है चालक है। ठीक है सर समझ आ गया। अगर इस कुंडली के पास में मैं एक क्या लाया हूँ, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक, ये चुंबक लाया और चुंबक की गति ऐसे किया, चुंबक की गति किया तो क्या यहाँ से एक क्या बना है, चुंबकीय क्षेत्र बना है। ये चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स कटेगा, हाँ सर कटेगा। और ये आगे पीछे करूंगा तो आगे पीछे कटेगा फ्लक्स, क्यों कटेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है उसके लंबवत आ रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स कटता है। हाँ ठीक है सर, चुंबकीय फ्लक्स कटेगा तो हमको पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इसमें धारा बहना चालू हो जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया, धारा बहना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब धारा बहना चालू हुआ ना, तो इसको बताता है लेंज ने कि ये जो धारा बहना चालू हुआ है, ये जो आप चुंबक में जो कार्य कर रहे हो ना, वहां से आया है। कैसे सर समझ नहीं आया, कि जैसे ही आपने इसमें धारा बहना चालू किया, अपने चुंबक को पास में लाया, तो यहाँ जो फ्लक्स कटा उससे विद्युत धारा बना। जैसे विद्युत धारा बना, विद्युत धारा इस जो कट रहा है ना ये फ्लक्स, यहाँ यहाँ क्या है एन, इसके जस्ट उल्टा, अभी तो ऐसे बन रहा था चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ हमको पता है परिनालिका भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और यहाँ से एक चुंबकीय फील्ड जनरेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है परिनालिका में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, इसका विरोध करता है। ये जो धारा है, धारा जिससे बन रहा है ना, धारा किससे बन रहा है, धारा बन रहा है चुंबक के पास आने से, मतलब एन ध्रुव आने से, एन ध्रुव पास आया तो धारा जिससे बना, धारा किससे बना, एन ध्रुव पास आने से। धारा जिससे बना उसी का क्या कर रही है, उसी का विरोध कर रही है। कैसे विरोध कर रही है, कि एन ध्रुव पास आ रहा है तो यहाँ एन ध्रुव जनरेट कर देगा, कौन, धारा। अब एन ध्रुव जनरेट करेगा तो ये जो चुंबक आप उसके पास में ला रहे हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि आप इसको पास में गति से लाओगे। तो चूंकि यहाँ परिनालिका है, ये भी एन ध्रुव आपके तरफ भेजेगा, तो दोनों में आपको क्या लगेगा, तकलीफ होगा। और जो कार्य आप करते हो वही कार्य ऊर्जा, वही ऊर्जा, यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अच्छा मतलब इसको किसने बताया, लेंज ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी तो काम करना चाहिए। ये ऊर्जा आया कहाँ से, अगर ये आसानी से अंदर चला जाता तो आपको कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ता यार। फिर ऊर्जा आया कहाँ से, ऊर्जा यहाँ से आया कि
आप जैसे जैसे चुंबक को पास लाए, ये परिनालिका है, आपने उसको जैसे जैसे पास लाया, तो चुंबक को पास लाने पर मान के चलो ये चुंबक है, इसको जैसे जैसे पास लाया, ये परिनालिका यदि ये एन ध्रुव पास में आ रहा है तो यहाँ एन ध्रुव बना देगा। और ये ध्यान से समझना आप, मैं क्या किया, ये पास आ रहा था तो क्या बनाया इसने, एन ध्रुव बनाया और एन ध्रुव बनाया तो ये धकेलेगा, और धकेलेगा तो उसके विपरीत आप कार्य करोगे, तो जो कार्य करने के लिए आपने ऊर्जा बनाया, ऊर्जा यूज किया, वही ऊर्जा उसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में बह रही। जितना जोर से आप कार्य करोगे उतना ही ज्यादा विद्युत ऊर्जा बनेगी। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी का विरोध करता है। अर्थात यहाँ आपको इसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा, यहाँ विपरीत कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य करते हो, कार्य किया, यही ऊर्जा किसमें बदलती है, ऊर्जा बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। यही ऊर्जा क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा। और ये है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये है लेंज ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा आएगा। ऊर्जा ना तो बनती है, नहीं नष्ट होती है, मतलब ऊर्जा किसी से रूपांतरित होकर आई है। अब ऊर्जा रूपांतरित होती आई है तो वही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहाँ से आई है ऊर्जा, यहाँ से आई। अब इसी को एक एक्सपेरिमेंट और समझो। जब मैं एन पास ला रहा था तो ये एन ध्रुव बनाया, एन ध्रुव को पास ला रहा था। अगर मैं एस ध्रुव को पास लाता पलट के तो ये एस ध्रुव बना देता। क्यों एस ध्रुव बनाता, ये धारा उल्टा बहता ना, तो एस ध्रुव बना देता है और उसको अपोज करता, मत आ मेरे पास। क्लियर है। और उसके विपरीत आप कार्य करते हो, वही ऊर्जा उसमें क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अब मैं अगर इसको दूर ले जाने का प्रयास करूंगा तो सोचो, अगर मैं इसको दूर ले जाने का प्रयास किया ये चुंबक को, तो फिर भी चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, और चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, तो यहाँ एन है ना, तो यहाँ एस बना देगा वो। जब दूर लगाऊंगा तो धारा है उल्टा बहना चालू हो जाएगा, और उल्टा बहने के चक्कर में वो कौन सा बनाएगा, उल्टा बहा क्यों रहा है, क्योंकि उसको अपोज करना है, मत जा तू मेरे पास रहा, और जब आता है तो मत आ तू दूर जा, और जब दूर जाता है तो पास आ। मतलब कुल मिला के आपको कार्य करना ही है। कैसे, जब एन ध्रुव दूर जा रहा था, जब एन ध्रुव दूर जा रहा था तो क्या बना देगा, एस बना देगा, और उसको खींचने का प्रयास करेगा। जब आप दूर ले जाने का प्रयास करेगा तो दूर ले जाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एस ध्रुव बना दिया, क्योंकि धारा उसमें उल्टा बहना चालू हो गया। तो उल्टा बह रहा है, यही विद्युत ऊर्जा वहां क्या बनाया, एस ध्रुव, जो कि आपका अपोजिट कार्य करना, विरोध कर रहा है, ताकि आप उसमें कार्य करो। आप कार्य करोगे वही ऊर्जा क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा। ये खतरनाक नियम किसने बताया है, लेंज। ले जा भैया, लेंज। तो किसने, क्या है ये, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। नहीं समझ आया, रट लो ऊर्जा के संरक्षण का। और समझ आया तो एकदम सरल है, कि जब परिनालिका के पास कोई विद्युत चुंबक लाते हो, तो चुंबक जो है, चुंबक लाते हो, कोई भी चुंबक हो सकता है, चुंबक लाते हो तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कटता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा जनरेट होगा। ये विद्युत धारा उसी चुंबक का विरोध करेगा, और जितना विरोध करेगा उतना ही ज्यादा उसमें चुंबकीय धारा, मतलब धारा बहना चालू होगा। कि एन लाओगे तो ये भी एन बना देगा, ताकि उसमें कार्य करोगे वही ऊर्जा इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में जनरेट होगा। अब जब दूर लाओगे तो एन को दूर कौन जाने नहीं देगा, एस, तो वो एस जनरेट कर देगा। मतलब जब पास लाओगे तो धारा ऐसे बह रही थी उस परिनालिका में, दूर ले जाओगे तो धारा की दिशा उलट जाएगा, और यहाँ एस ध्रुव बन जाएगा, ताकि वो उसको खींचे। तो ये धारा की दिशा बदल जाता है, ऐसे ऐसे करते रहो, धारा की दिशा बदलते जाएगा। तो कभी कभी ऐसे करके भी चुंबक के आगे पीछे करके आप क्या कर सकते हो, धारा जनरेट कर सकते हो। ये है लेंज का नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। इतना टफ नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ दे तो हम तैयार हैं। 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध बच्चा भी बता देगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए ओम का नियम लगा के। ठीक है सर। निम्न सेलों में से किस सेल में, आप दोनों का आंसर बताइए कमेंट में, अच्छे से पढ़ लीजिए, मुझे आंसर चाहिए, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं बनाना छोड़ दूंगा। मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, मेरे बच्चों को शेयर करूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। क्लियर है। तो अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो जो मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में जरूर बताया करो। ये मेरी मांग है, मेरी मांग पूरी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं।